हाय बच्चों, एक बार फिर से हम मुखातिब हैं आपसे और आज पुनः वही टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन स्वास्थ्य मानव जनन को लेकर हाजिर है। और आज हम सवालों पर चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी के होंगे। और आज हम पहले करेंगे स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बनाया भी है क्लास में। यहाँ आप देखिए, एक मेरा नया प्रयास है जिसमें मैं आपको कुछ नया देने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको स्त्री जनन तंत्र के बारे में कि देखो होता क्या है। देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, मैंने एक बनाया है ऐसे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये है इसका फैलोपियन ट्यूब। बच्चों, ये एक फैलोपियन ट्यूब है और फैलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है गर्भाशय से। गर्भाशय जुड़ा हुआ है। तो देखो, आप गर्भाशय कैसा है बच्चों, गर्भाशय का आकार कैसा है। गर्भाशय जो है नाशपाती के आकार की एक संरचना है और इसके 3 परत हैं। सबसे पहले परत का नाम है अंतःस्तर, गर्भाशय अंतःस्तर यानी इंडोमेट्रियम। दूसरा है बच्चों, पहला परत इसका है इंडोमेट्रियम, जो अंतिम वाला परत है। देखो ये परत जो है, ये जो आप परत देख रहे हैं, इस परत का नाम है इंडोमेट्रियम, जो अंतिम में जो अंत परत है। देखो फिर जस्ट यहाँ बगल में इस परत को देखो, ये मध्य परत है। और मध्य परत के बाद देखो बाह्य परत है, परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम है। ये देखो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम है। और ये देखो गर्भाशय पेशी स्तर है और इसी बीच में मायोमेट्रियम है, मध्य परत है। तो ये मध्य परत है। अब देखो गर्भाशय के भाग देखिए, जैसे हम नीचे आते हैं, देखो ध्यान से बच्चों, तो ये गर्भाशय ग्रीवा है, इसे हम सर्विक्स कहते हैं। इसे हम सर्विक्स कहते हैं बच्चों। ये सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीवा है। यहां देखेंगे ये वजाइना है और ये देखो ग्रीवानाल यानी सर्वाइकल कैनाल है। ये सर्वाइकल कैनाल है। तो गर्भाशय एक त्रिभुजाकार आकार की संरचना। और यहां हम जब बात करेंगे बच्चों, तो इसमें 3 परत में कौन कौन से परत है। तो सबसे पहला परत है इंडोमेट्रियम, दूसरा परत है मायोमेट्रियम, तीसरा परत है पेरीमेट्रियम। और नीचे आएंगे तो नीचे में गर्भाशय ग्रीवा है, ग्रीवानाल है और वेजाइना है। फिर देखो ये फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के बच्चों 3 भाग हैं। ये भाग जो देख रहे हो बच्चों, इस भाग को हम लोग कहते हैं फिमरी या झालर नुमा कीप। ये झालर नुमा कीप है, झालर नुमा कीप है। ये आगे बढ़ेंगे तो ये भाग जो तुम देख रहे हो, इसे हम स्थमस कहते हैं, यानी ये एम्पुला है, ये एम्पुला है। कलसिका बोलते हैं हिंदी में, ये कलसिका है, ये कलसिका है। और बच्चों निषेचन जो होता है, निषेचन इसी कलसिका में होता है। निषेचन जो होता है कहां होता है, कलसिका नहीं एम्पुला में होता है, एम्पुला में होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो यहां देखो ये गर्भाशय जो गुहा दिया है बच्चा, इसके पहले यहां देखो एक और भाग होता है, इसे हम कहते हैं संयोजिका। संयोजिका। आपको फिगर तो यही बनाना है, इस फिगर में नाम डाल देने हैं। पहला आप देंगे झालर नुमा की, दूसरा देंगे कलसिका या एम्पुला, और संयोजिका। गर्भाशय के कितने भाग हैं, गर्भाशय के बच्चों, गर्भाशय के 1 भाग है, इसके 3 परत है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब के जहां पे होता है निषेचन, इसके 3 भाग हैं।
कौन कौन? तो जहां पे हो रहा है निषेचन उस भाग को एम्पुला, चौड़ा भाग है। जहां से ये देखो हमारा अंडाशय है बच्चा, ये अंडाशय है, इसी अंडाशय में बनता है एक्स, और यही एक्स चला जाता है कहां बच्चा? यही एक्स चला जाता है मीजोवेरियम के थ्रू, झालर नुमा कीप इसको अपने अंदर ढकेल लेता है, यहाँ पे आ जाता है और इस भाग में आता है अंडा, तो बन जाता हमारा, इस भाग में आता है एक्स, तो हो जाता है निषेचन। यानी अंडाशय से एक्स कहाँ आता है? मीजोवेरियम के थ्रू झालर नुमा कीप क्या करता है? उसको लेकर के कलशिका में ढकेल देता है और यहाँ पे हो जाता है निषेचन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पूरा भाग बना देना है, ये पूरा चित्र बना देना है। इसी को देखो यहाँ दिया हुआ है कीप, कीप दिया हुआ है, यहाँ एम्पुला दिया हुआ है, एम्पुला का मतलब जो कलशिका है, और ये संकीर्णमय पथ स्थमस दिया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, यही बात यहाँ दिया हुआ है। संकीर्णमय पथ या स्थमस, एम्पुला जगह फुला हुआ भाग है, और ये कीप झालर नुमा कीप है, जो मैंने लिखा है झालर नुमा कीप, ये कीप यहाँ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ऐसे ही फिगर का निजाम बना देना है और आपको नंबर मिल जाएंगे। मैंने जो जानकारी दिया है बस आपको जानने के लिए, समझने के लिए ये जानकारी मैंने डिलीवर किया है। और बच्चे मेरा पहला प्रयास है, हम पहली बार वीडियो भी शूट कर रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ, तो भी हम धीरे धीरे फैमिलियर होंगे तो बढ़िया, और भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये फिगर समझ में आया होगा, आपको ऐसे ही फिगर बना देने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों आगे देखेंगे अगला सवाल, जो कि चौथा नंबर सवाल होगा। दिया हुआ है वृषण तथा अंडाशय के बारे में, प्रत्येक के बारे में दो दो प्रमुख कार्य बताए, और मैंने बड़े सारे काम बताए आपको। आज देखिए सवाल है वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो दो कार्य बताए। हम सभी को पता है कि वृषण और अंडाशय दोनों मानव के प्राथमिक जनन अंग है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, साथ ही साथ हार्मोन्स बनाते हैं। चूंकि हार्मोन्स भी बनाते हैं और फीमेल गैमेट्स बनाता है अंडाशय और वृषण बनाता है मेल गैमेट्स, इसीलिए ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, अतः हम इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। हमें यहाँ दो काम देखना है बच्चों, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक दो प्रमुख कार्य की बात करेंगे। तो देखो वृषण के पहला कार्य क्या है कि ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट्स बनाते हैं, यानी ये शुक्राणु क्या है? ये मेल गैमेट्स है, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। दूसरा, ये नर हार्मोन बना रहे थे, ये नर हार्मोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? एंड्रोजन। क्या बनाते हैं? एंड्रोजन। और एक प्रमुख एंड्रोजन का नाम आपको पता ही है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक बच्चों प्रमुख हार्मोन है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो दो काम आप बता सकते हैं, पहला कि शुक्राणु का निर्माण करते हैं, दूसरा ये नर हार्मोन को भी संश्लेषित करते हैं। और भी सारे काम है, जैसे कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी निकालते हैं, एबी प्रोटीन भी निकालते हैं। तो हमें दो ही कार्य बताना है, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर को भी ठीक करते हैं। स्पर्म जब बनता है तो नया सेल होता है, तो नया सेल को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मार ना दे, इसीलिए याद दिलाता है कि देखो इस सेल स्पर्म जो बन रहा है प्यूबर्टी के बाद, यौनारंभ के बाद, इसको मारना नहीं है, ये अपना ही सेल है, इसके लिए ब्लड टेस्टिस बैरियर को भी बनाता है वो। तो हमें तो दो ही काम बताना है, आपको दो काम लिखा हुआ है कि ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं और ये नर हार्मोन एंड्रोजन बनाते हैं, और एक एंड्रोजन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है। बच्चों में दाढ़ी मूंछ, आपकी भुजाएं चौड़ी होती हैं, भुजाओं में ताकत आता है, सभी बातें करते हैं हम लोग। आपको केवल दो काम लिखना है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप याद कर लेंगे उसको। अंडाशय के कार्य बच्चों, ओवरी, जैसे वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है, अंडाशय ये अंडाणु का निर्माण करते हैं, और ये भी एक कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं।
स्टेरॉयड हार्मोन भी बनाता है। जैसे क्या बनाता है? बनाता है एस्ट्रोजन। बच्चों यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया है, मैं इस पे सुधार करूंगा। ये एस्ट्रोजन है और एक तो प्रोजेस्टेरॉन लिखा ही हुआ है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो जो हार्मोन है, कौन बनाता है? ये बनाता है आपका अंडाशय। अंडाशय बनाता है दो हार्मोन, कौन बच्चों? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो दो काम हो गए। तो आपका पहला सवाल यही था कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में, प्रत्येक के बारे में दो दो शब्द लिख देंगे। तो सबसे पहले जो बोर्ड पे प्रिंटिंग मटेरियल है उसी को आपको याद करना है, बाकी हम जो सुना रहे हैं इससे आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा। आगे देखो बच्चों क्या है, शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन करें। शुक्र जनन नलिका क्या होता है बच्चों, इसकी बात करेंगे। देखो ध्यान से, शुक्र जनन नलिका मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। बच्चों होता क्या है? होता क्या बाबू? देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान देना, ये क्या है? ये तुम्हारा वृषण है और वृषण के सबसे ऊपरी परत को हम बच्चों कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वृषण के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है ना? इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जब अंदर की ओर इनवेजिनेट होता है बाबू, जब अंदर की ओर धंसता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जब अंदर की ओर धंसता है तो बनाता है वृषण पिंडक। वृषण पिंडक बनता है बाबू, वृषण पिंडक का निर्माण होता है। और मैं आपसे अगर सवाल करूं कि एक टेस्टिस में, एक वृषण में कितने होते हैं वृषण पिंडक, तो क्या आंसर होगा इसका? आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि एक वृषण पिंडक में, एक वृषण में कितने वृषण पिंडक होते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अब इस वृषण पिंडक में क्या होते हैं बच्चों? इसमें छोटे छोटे 1 से 3 की संख्या में, छोटे छोटे 1 से 3 की संख्या में प्यारे बच्चों क्या होते हैं? शुक्र जनन नलिका होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो क्या होता है? वृषण पालिका के अंदर, वृषण पालिक यानी वृषण पिंडक के अंदर कुंडलित, देखो कैसा है, कुंडलित संरचना है। तो वृषण पालिका के अंदर कुंडलित संरचना होती है बच्चों, जिसमें क्या होता है? जिसमें जर्म कोशिका होता है। जिसमें होता है क्या? जर्म कोशिका। जिसमें जर्म कोशिका होते हैं, जिससे बनता है शुक्राणु। तो आप क्या समझे कि यहां लिखा हुआ है शुक्र जनन नलिका के बारे में प्रिंटिंग मटेरियल, कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर शुक्र जनन नलिका कुंडलित रहती है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर, प्रत्येक वृषण पिंडक के अंदर शुक्र जनन नलिका कुंडलित रहती है। मैंने बनाया है। फिर है, इसी से शुक्राणु पैदा होते हैं। देखो यहीं पर, इसी में बच्चों एक सेल है, इसी तुम्हारे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, शुक्र नलिका, इसी में बच्चों शुक्राणु बनाने वाले जर्म सेल हैं। शुक्राणु बनाने वाले जर्म सेल हैं, जो कैसे बनाते हैं? जो कि होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने होते हैं, जो घनाभाकार होते हैं। कैसे होते बच्चों? घनाभाकार होते हैं। तो क्या कहेंगे कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर शुक्र जनन नलिका कुंडलित रहती है, इससे ही शुक्राणु पैदा होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु पैदा होते हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के भीतरी भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं स्तरित होती हैं, यानी इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका है। पहला तो आपको जर्म कोशिका है जिससे शुक्राणु बनेगा, और एक है सर्टोलाई कोशिका। क्या है बच्चों? सर्टोलाई कोशिका है। सर्टोलाई कोशिका क्या करता है? जर्म कोशिका को पोषण देता है। सर्टोलाई कोशिका जर्म कोशिका को पोषण देता है बच्चों। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके बच्चों, मियोसिस, मियोसिस करके नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है। और बच्चों याद करेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं। कितने बनते हैं?
4 स्पर्म बनते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से। तो क्या नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टुलाई कोशिकाएं जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है बच्चों? पोषण प्रदान करती है। और इनके शुक्रजनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्रों को अंतराली अवकाश कहा जाता है। मान लीजिए, देखिए ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो यहां आपका एक जर्म सेल हो गया जो क्यूबाइडल है ऐसे, और ये देखो सर्टुलाई सेल है, ये सर्टुलाई सेल है। यहां बीच में बच्चों, ये बीच में अंतराली इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां एवं लीडिंग कोशिकाएं होते हैं, और लीडिंग कोशिकाएं ही एंड्रोजन, हिंदी में उसको पुंजन बोलते हैं। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन या नामक पुंजन या नामक विषम हार्मोन को संश्लेषित एवं स्रावित करती है। ये सारी बातें मैंने आपको अपनी क्लास में समझाया है, ये सारी बातें मैं समझा दिया आप सभी को, आपको याद भी होगा। बस यहाँ मैं प्रिंटिंग मटेरियल दे रहा हूँ आपके बोर्ड के लिए कि जितना इसमें लिखा हुआ है पहले इसको याद कर ले इतने, क्योंकि उत्तर देना भी करा है बच्चों, ज्यादा उत्तर भी नहीं देना है, ज्ञान देना होना चाहिए। उत्तर आप कौन से एकदम संयमित सटीक, इसी का प्रयास में मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग सब कुछ लाया है। अब हम आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। बच्चों बात किसकी हो रही है? बात हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसकी बात हो रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो रही है। यानी शुक्राणु जनन का मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है बच्चों? तो दिया हुआ देखिए, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को, और आपको पता है शुक्राणु बनता कैसे है। वही आप मेल नर और नर का प्राथमिक जनन अंग कौन सा? वृषण, और उसमें क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिका, और उसमें क्या है? उसमें है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जर्म सेल, और उसमें है स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है बाबू? स्पर्म बनता है। तो याद लिखा हुआ है कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। वृषण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि किशोरावस्था के समय से शुरू होती है। वृषण में क्या है? जर्म सेल है, कैसा है? अपरिपक्व है। तो जब ही किशोरावस्था आता है, अमूमन इंडिया में जो है लड़कियों में 11 वर्ष 13 वर्ष के बाद, लड़कों में 13 वर्ष के बाद उनका यौना आरंभ चलता है, प्यूबर्टी बोलते हैं उस पीरियड को। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि किशोरावस्था के समय से शुरू होती है, और बीज कोशिकाएं पहले गुणन की अवस्था में प्रवेश करती है। यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो गुणन की अवस्था में प्रवेश करती है, जिसमें बार बार विभाजित होकर ये शुक्राणु कोशिका बनाती है। इसमें कुछ शुक्राणु कोशिका जनन ए तथा अन्य शुक्राणु कोशिका जनन बी का निर्माण करते हैं। शुक्राणु कोशिका जनन बी परिवर्तित होकर के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का रूप धारण करता है, और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बड़ा होता है, ट्विन होता है, 44+XY क्रोमोसोम की संरचना करता है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित शुक्राणु पैदा होते हैं। मैंने बताया भी था आपको कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। फिर प्रत्येक शुक्राणु में 22+X और 22+Y कुल 23 होते हैं क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 22+X, जैसे मान लीजिए 22+X 22+Y, ये मेल का हो गया। मेल में ये दोनों होता है। फीमेल में क्या होता है? फीमेल की बात अभी तो हम लोग करना नहीं है, तो मेल की बात कर रहा है। फीमेल में जैसा यहाँ X नहीं होगा, तो कह रहा है कि प्रत्येक शुक्राणु में 22+X अथवा 22+Y गुणसूत्र होते हैं। तो
यहां से यहां तक क्या हो गया, ये शुक्राणु जनन के बारे में संक्षेप वर्णन हो गया। कि भाई मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बनता कैसे है, वही वृषण में सेल है, कौन सा सेल, स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल, जो कि डिवाइड करता है, माइटोसिस नहीं मियोसिस, और सूत्री विभाजन करता है, और फिर यौनारंभ के बाद, किशोरावस्था के बाद यौनारंभ की अवस्था में शुक्राणु बनाता है। इसी प्रक्रिया को हमने लिपिबद्ध किया है, आप इसको याद करेंगे। अगला बच्चों, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन का नाम बताएं। कौन कौन से हार्मोन शामिल है शुक्राणु जनन में? बच्चों ध्यान देंगे, एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, आपको पता ही है कि जैसे ही हम बच्चे बड़े होते हैं तो जब किशोरावस्था की अवस्था आती है बच्चों, तो आपको पता है कि एक ग्रंथि जिसका नाम है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। बच्चों हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस करता क्या है? ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो ये हाइपोथैलेमस बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच को, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एंड्रोजन, इनहिबिन आदि को रिलीज करते हैं। कैसे? हाइपोथैलेमस के पास से निकलता है जीएनआरएच, मैंने बताया आपको अपने क्लास में, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये क्या करता है, ये एक ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी, पिट्यूटरी है। इस पिट्यूटरी ग्रंथि को संदेश देता है कि तुम दो हार्मोन निकालो। कौन कौन? एलएच और एफएसएच। तो ये सभी मिलकर जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन और इनहिबिन सभी मिलकर के शुक्राणु जनन में सहायता करते हैं। आपको केवल सबका नाम याद करना है, मैंने आपको पूरी विशेष कहानी भी बताई इसकी। अब बच्चों देखो, शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखें। शुक्राणु जनन तो पता ही है आप सभी को, मैंने बताया था क्या कि भाई शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। देखिए यहां भी लिखा हुआ है, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वीर्य सेचन क्या है बच्चों? जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में मोचित होते हैं, यानी जब हम शुक्राणु को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मोचित कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्र नलिकाओं से मोचित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? वीर्य सेचन कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। अब आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आगे बढ़ते बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग सवाल। शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके इस डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा होगा शुक्राणु, इसी का आरेख बनाना है। मैंने बताया भी था आपको